हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम मानव स्वास्थ्य तथा रोग एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बायोलॉजी है का हम फास्ट रिवीजन करेंगे। इसके कुछ पार्ट का हम वीडियो पहले ही सेंड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखा है उसको तो आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एड्स से इसकी शुरुआत करते हैं। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में होती है और जो इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया और इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। HIV विषाणु के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु रेट्रोवायरस कहते हैं, जिनमें आरएनए जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। आमतौर पर HIV का संक्रमण निम्नलिखित से होता है का संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के साझा प्रयोग से, जैसे कि अंतःशिरा इंट्रावेनस द्वारा ड्रग का कुप्रयोग करने वाले अमले में, और संक्रमित मां से अपरा द्वारा उसके बच्चे में। इसलिए जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज़्यादा खतरा है वे हैं ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतक लेते हैं, ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त आदान की ज़रूरत होती है, और संक्रमित मां से जन्मे बच्चे। क्या आपको मालूम है कि लोगों को बार बार रक्त आदान की आवश्यकता कब होती है? यहाँ पर यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि HIV एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। यह केवल शरीर में स्रावित द्रवों से फैलता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यता के लिए आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्ति को परिवार से या समाज से अलग थलग न किया जाए। पता लगाइए और ऐसी परिस्थितियों की सूची बनाइए। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बीच हमेशा अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कुछ वर्षों 5 से 10 वर्ष की हो सकती है। व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भक्षकाणु मैक्रोफेज में प्रवेश करता है जहां उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से प्रतिकृतियन रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। यह विषाणुवीय DNA परपोषी की कोशिका के DNA में समाविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। बृहद भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक टी लसिकाणुओं के एक प्रकार या उपसमुच्चय है जिसके बारे में आप ऊपर प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं, में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक टी लसिकाणुओं पर हमला करते हैं। यह क्रम बार बार दोहराया जाता है जिसकी वजह से संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में उत्तरोत्तर कमी होती है। इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं तथा
वजन घटता है। सहायक टी लसिकाणुओं की संख्या में गिरावट के कारण व्यक्ति जीवाणुओं, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम विषाणुओं, कवकों या यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगों में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षी रोधी अमापन एलिशा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे है। प्रतिपक्ष विषाणु का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। ये औषधियों संभावी मृत्यु को आगे सरका सकती है, रोक नहीं सकती है। एड्स को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे उत्तम उपाय है। इसके अलावा HIV संक्रमण सचेतन व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, न कि न्यूमोनिया या टाइफाइड की तरह। अनजाने में यह ठीक है कि रक्त आधान रोगियों में, नवजातों में, माँ से आदि में यह संक्रमण सही निगरानी मॉनिटरिंग न होने के कारण हो सकता है। एकमात्र बहाना अनभिज्ञता हो सकती है, लेकिन कहावत बिल्कुल सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन NGO लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करने के लिए बहुत ही काम कर रहे हैं। HIV संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम आरंभ किए हैं। रक्त बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में केवल प्रयोज्य डिस्पोजेबल सुइयां और सिरिंज ही काम में लाई जाएं, इसकी व्यवस्था करना, कंडोम का मुक्त वितरण, ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और सुग्राही समष्टि ससेप्टेबल पॉपुलेशन में HIV के लिए नियमित जांच को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों में से कुछ एक है। HIV से संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है जिसे छुपाया जाए, क्योंकि छुपाने से यह संक्रमण और भी ज़्यादा लोगों में फैल सकता है। समाज में HIV एड्स संक्रमित लोगों को सहायता और सहानुभूति की ज़रूरत होती है एवं उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए जब तक समाज इसे एक ऐसी समस्या के रूप में नहीं देखेगा जिसका समाधान सामूहिक तौर पर किया जाना चाहिए। तब तक रोग के व्यापक रूप से फैलने की गुंजाइश कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। यह एक ऐसी व्याधि है जिसके फैलाव को समाज और चिकित्सक वर्ग को सम्मिलित प्रयास से ही रोका जा सकता है। कैंसर मानव के भयंकर रोगों में से एक कैंसर है और विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज़्यादा लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं और इससे बड़ी संख्या में मर जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसरजनी रूपांतरण, कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी और आयुर्विज्ञान में गहन अनुसंधान का विषय है। हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित है। कैंसर कोशिकाओं में ये नियामक क्रियाविधियां टूट जाती हैं। प्रसामान्य कोशिकाएं ऐसा गुण दर्शाती हैं जिसे संस्पर्श संदमन कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं और इसी गुण के
कारण दूसरी कोशिकाओं से इनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में यह गुण खत्म हो गया है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देती हैं, जिसे अर्बुद ट्यूमर कहते हैं। अर्बुद दो प्रकार के होते हैं, सुदम बिनाइन और दुर्दम मैलिग्नेंट। सुदम अर्बुद सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं, शरीर के दूसरे भागों में नहीं, तथा इनसे मामूली क्षति होती है। दूसरी ओर दुर्दम अर्बुद प्रचुरोद्भवी कोशिकाओं का पुंज है, जो नवद्रव्यी नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ती है और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाती है। अर्बुद कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिससे वे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं और उन्हें भूखा मारती है। ऐसे अर्बुदों से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दरार पहुंच जाती हैं और जहां भी ये जाती हैं नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती हैं। मेटास्टेसिस कहलाने वाला यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे डरावना गुण है। कैंसर के कारण प्रसामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नवद्रव्यी कोशिकाओं में रूपांतरण को प्रेरित करने वाले कारक भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। ये कारक कैंसरजन कहलाते हैं। एक्स और गामा किरणों जैसे आयनकारी विकिरण और पराबैंगनी जैसे अनायनकारी विकिरण डीएनए को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे नवद्रव्यी रूपांतरण होता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े के कैंसर के मुख्य कारण हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले विषाणु अर्बुदी विषाणु ऑन्कोजेनिक वायरस कहलाते हैं। इनमें जो जीन होते हैं उन्हें विषाणुवी अर्बुद जीन, वायरल ऑन्कोजीन कहते हैं। इसके अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चला है, जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में संकृत किए जाने पर रूपांतरण कर देते हैं। ये जीन कोशिकीय अर्बुद जीन, सेलुलर ऑन्कोजीन, सी ऑन्क या आदि अर्बुद जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन कहलाते हैं। कैंसर अभिज्ञान और निदान। कैंसरों का शुरू में ही पता लगाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ऐसा होने पर कई मामलों में इस रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया जा सकता है। कैंसर अभिज्ञान ऊतकों की जीवोति परीक्षा, बायोप्सी और ऊतक विकृति, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययनों तथा बढ़ती कोशिका गणना के लिए रुधिर तथा अस्थिमज्जा परीक्षण पर आधारित है, जैसे कि अधिश्वेत रक्तता ल्यूकेमिया के मामले में होता है। में जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोग विज्ञानी द्वारा जांचा जाता है। आंतरिक अंगों के कैंसर का पता लगाने के लिए विकिरण चित्रण, रेडियोग्राफी, एक्सरे किरण का प्रयोग, अभिकलित टोमोग्राफी, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसी तकनीक बहुत उपयोगी हैं। अभिकलित टोमोग्राफी एक्स किरणों का उपयोग करके किसी अंग के भीतरी भागों की त्रिविम प्रतिबिंब बनाती है। जीवित ऊतकों में विकृतिक, पैथोलॉजिकल और कई फिजियोलॉजिकल परिवर्तनों का एकदम सही पता लगाने के लिए एमआरआई में तेज चुंबकीय क्षेत्र और
अनायनकारी विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों का पता लगाने के लिए कैंसर विशिष्ट प्रतिजनों के विरुद्ध प्रतिरक्षियों का भी उपयोग किया जाता है। कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्रहिता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक मॉलिक्यूलर जैविकी का तकनीकों को काम में लाया जा सकता है। ऐसे जीनों की पहचान से किसी व्यक्ति को विशेष कैंसरों के प्रति प्रवृत्ति प्रीडिस्पोज करते हैं। कैंसर की रोकथाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कुछ ऐसे विशेष कैंसरजनों से जिनके प्रति वे सुग्राही हैं, जैसे फुफ्फुस कैंसर, वे तंबाकू का धुआं से बचने की सलाह देनी चाहिए। कैंसरों का उपचार आमतौर पर कैंसरों के उपचार के लिए शल्य क्रिया, विकिरण चिकित्सा और प्रतिरक्षा चिकित्सा का सहारा लिया जाता है। विकिरण चिकित्सा में अर्बुद कोशिकाओं को घातक रूप से विकिरण इरिटेट किया जाता है, लेकिन के ढेर के पास वाले प्रसमान ऊतक का पूरा ध्यान रखा औषधि का काम में लाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषधि विशेष अर्बुदों के लिए विशिष्ट है। अधिकांश औषधों के अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बालों का झड़ना, अरक्तता आदि। अधिकांश कैंसर का उपचार शल्यक्रम विकिरण चिकित्सा संयोजन से किया जाता है। अर्बुद कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा पता लगाए जाने और नष्ट किए जाने से बचती हैं। इसलिए ऐसे पदार्थ दिए जाते हैं जिन्हें जैविक अनुक्रिया रूपांतरण कहते हैं, जैसे कि वाई इंटरफेरान, जो उनके प्रतिरक्षा तंत्र को और अर्बुद को नष्ट करने में सहायता करता है।